हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विथ विजय। आज हम लोग कक्षा 10 के जो सेंटअप एग्जाम हुए हैं इनके जो कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको करने वाले हैं। बेसिकली क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो इनको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। जो पार्ट 1 है इनमें हम लोग 1 से 50 तक करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 51 से 100 तक का जो क्वेश्चन है इनको हम लोग करने वाले हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के इनको भी सीखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 625 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो यह हो जाएगा 625 जो है इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 25। अगेन 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अगेन यह भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, गुणनफल में जुड़ जाते हैं, यानी कि 5 पे पावर हो जाएगा 4। तो जो घात है ऊपर वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, और जो नीचे वाला संख्या है इनको हम लोग आधार बोलते हैं या फिर बेस बोलते हैं। तो इस केस में जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो दशमलव प्रसार अगर p बाय क्यू अगर कोई भिन्न हो तो अगर q को 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में अगर हम लोग लिख पाए तो ये क्या हो जाता है, इनका जो दशमलव प्रसार है वह शांत हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में कोई ऐसा संख्या है जिनका कि दशमलव प्रसार जो है इनके अलावा है, इनके अतिरिक्त भी कोई अदर संख्या है तो वह जो है अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी कि शांत नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी को देखें यहाँ पे तो 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 2, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, बाकी सबों में जो है 2 और 5 ही आ रहा है। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ कहा जा रहा है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। अगर हम इनको सॉल्व करें तो जो x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 को सॉल्व करें तो यह इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगर हम द्विघात समीकरण को देखें तो इनका जो जनरल फॉर्म हो जाता है यह हो जाता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। अगर हम अल्फा और बीटा को क्या करते हैं, मान लेते हैं जो शून्यक है, तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यह जो होता है यह द्विघात समीकरण का क्या हो जाता है, जो जनरल फॉर्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनको इसी फॉर्म पे यानी कि एक्स स्क्वायर जो है सिंगल में आ रहा है तो इनका जो कोफिशिएंट है इनसे सभी को डिवाइड कर देते हैं, भागा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 2 से सभी को भागा कर देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5/2x और माइनस हो जाएगा 3/2। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करें इनको तो जो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है इनके जगह पे कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस में 3/2 आ रहा है, क्योंकि यह प्लस में है। और जब इनको हम लोग इस फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ कहा जा रहा है कि समीकरण kx स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का अगर एक मूल दिया हुआ है √2 तो k का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको उसी फॉर्म में ले आते हैं जो जनरल फॉर्म है, यानी कि एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस था अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्म में क्या कर लेते हैं, इनको ला लेते हैं जो कि द्विघात समीकरण का एक फॉर्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब k से सभी को हम लोग डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2 अपॉन के इंटू एक्स और माइनस में हो जाएगा 4 अपॉन के इक्वल टू हो जाएगा 0। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, इनको इस फॉर्म में ले आते हैं साइन के साथ में, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में √2 अपॉन के इंटू एक्स और प्लस में हो जाएगा माइनस 4/k इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से देखिए, अगर कंपेयर करें यहाँ से हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे, राइट, अल्फा प्लस बीटा जो है इनका वैल्यू हो जाएगा, अल्फा प्लस जो बीटा है इनका वैल्यू हो जाएगा माइनस में √2 अपॉन के, और जो अल्फा इंटू बीटा है इनका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो माइनस 4/k हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जो इनका एक मूल दिया हुआ है √2, इनको मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, तो इस √2 को हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू यहाँ, तो यहाँ से बीटा जो है इनका वैल्यू हो जाएगा माइनस 4 अपॉन के और यहाँ पे गुना मल्टीप्लाई में हो जाएगा √2 हो जाएगा, और जब इनसे हम डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा -2 √2। तो इसका जो वैल्यू है बीटा का ये हो जाएगा -2 √2 अपॉन के। तो यह जो है बीटा का वैल्यू आ गया है, और इसी बीटा के वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग
यहाँ पे पुट कर लेते हैं और अल्फा के वैल्यू को जो है यहाँ पुट कर लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे अगेन √2 और जो बीटा का वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में 2√2/k और इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस में √2/k। अब इसको अगेन क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। जो लास्टली जो हमको यह एक समीकरण यहाँ पे आया हुआ है इनको सॉल्व करते हैं और इनको सॉल्व करने के बाद जो k का वैल्यू है ये फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं जो k चूंकि डिवाइड के रूप में है तो हम लोग k से पूरे के पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2k और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2√2 बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे तो k कट जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस में √2। अब क्या करते हैं हम लोग जो इस टर्म को बराबर के उधर कर लेते हैं यानी कि जो है √2k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में √2 और ये इधर आके हो जाएगा प्लस में 2√2। जो k का वैल्यू है ये इज इक्वल टू हो जाएगा √2 और माइनस √2 यानी कि 2√2 से एक घट जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि 2 कलम से अगर एक कलम घट जाएगा तो कितना बचेगा केवल एक कलम बचेगा यानी कि केवल √2 बचेगा और अपॉन हो जाएगा √2 और यह आपस में डिवाइड होके इनका जो वैल्यू है यह हो जाएगा 1 और इसका जो आंसर है यह क्या हो जाएगा इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी कि जो एक है यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अगेन क्या करते हैं हम लोग सेम जो फॉर्म है जो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं यहाँ पे इसी फॉर्म पे इन सभी को लाते हैं। तो जो अगर हम इनको सॉल्व करें तो p से सभी को डिवाइड कर लेते हैं तो यह यहाँ से हो जाएगा x² प्लस q/p इंटू x और प्लस हो जाएगा r। अगेन यहाँ से हम साइन के साथ में चूंकि इनको लिखते हैं तो यह हो जाएगा x² माइनस में यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस में हो जाएगा माइनस q/p और इंटू हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा यह केवल r हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो अल्फा प्लस बीटा है यही हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और जो यह टर्म है यह हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। तो हमको पूछा जा रहा है कि अगर इनके शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा के अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा के जो मान है यह कितने हो जाएंगे तो माइनस q/p। तो जो माइनस q/p है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवितकर क्या होगा। विवितकर जो होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d से डिनोट करते हैं और d इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac। तो जो यही वैल्यू है हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनको एक जो जनरल फॉर्म होता है उन पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यह जो 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इनको जब हम लोग अरेंज करें तो यह हो जाएगा 2x² माइनस यानी कि इनका जो फॉर्म हो जाता है जो कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है यह हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सभी प्लस में है तो हम क्या करते हैं जो बीच का सिंबल है हर जगह पे प्लस कर लेते हैं। इक्वल टू प्लस में हो जाएगा -4 इंटू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पे देखें जो d का वैल्यू है यह इक्वल टू हो जाएगा b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यह हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 या 24। तो 16 से जब 24 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 8। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर जो कि है माइनस में 8। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जो मूलों की प्रकृति है यह डिपेंड करती है इनके विविधकर पर यानी कि जो d है इनके बारे में देख चुके हैं d इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac। तो इसी पे जो मूल का प्रकृति है यह डिपेंड होता है। अगर d का जो वैल्यू है यह 0 से बड़ा आता है तो इनका जो मूल होता है यह असमान होता है और यह वास्तविक होता है। ऑलराइट वास्तविक होगा और जो d का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो यह इनका मूल जो है यह समान होगा और अगेन जो है यह वास्तविक होगा। अगर d का वैल्यू छोटा हो जाएगा 0 से 0 से छोटा हो जाएगा तो जो इनका जो मूल है यह इनका कोई मूल नहीं होगा यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी कि इनका जो कोई मूल
नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम लोग अगेन सेम काम करना है, डी का वैल्यू निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि इनका जो मूल है इनका प्रकृति कौन सा होगा। तो जब हम इनको सॉल्व करें तो अगेन जो है यह हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे हो जाएगा 4 और सी की जगह पे हो जाएगा 1, यानी कि यह हो जाएगा 16 माइनस यह हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि हो जाएगा 0। 0 जो है यह अगेन इक्वल है 0 के, तो जब 0 के बराबर होगा डी का वैल्यू तो इनका मूल समान हो जाएगा और वास्तविक होगा। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ से 3x² इक्वल टू हो जाएगा प्लस में, यहाँ से जो x² है इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि x का जो वैल्यू है यह हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो जो आंसर है इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो यह p/q के फॉर्म में हो जाएगा और रूट के अंदर में कोई भी संख्या नहीं बचेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखें तो √5 इंटू यहाँ पे दिया हुआ √125, तो इनको हम लोग जब एक साथ कर लें तो यह हो जाएगा 5 गुना 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 25 लिख सकते हैं। तो अगेन ये दो 5 से एक 5 बाहर और 25 से एक 5 बाहर, यानी कि कुल मिला के जो है यह हो जाएगा 25 हो जाएगा रूट से बाहर, जो 25 एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग क्या करते हैं 54 का एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 54 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 27, अगेन देखें 2 3 से लग रहा है यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 से अगेन 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 1। तो जो आंसर है इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण है। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है, रैखिक समीकरण जो होता है, उनमें x का जो मैक्सिमम घात होता है यह क्या होता है 1 होता है। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो होता है उनपे x पे जो मैक्सिमम पावर होता है या कितने का होता है 2 का होता है, और जो x है यह बट्टे के रूप में नहीं आता है या फिर अपरिमेय संख्या यानी कि रूट के रूप में नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यह एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर के बायां तरफ x² दायां तरफ या माइनस होकर के या कट करके 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी x नहीं बच पा रहा है तो यह भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो x इंटू x² हो जाएगा और अगेन जब सॉल्व करेंगे तो यह जो है एक द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। लेकिन हम इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे जो x है यह बट्टे के फॉर्म में आ रहा है तो यह भी नहीं होना है। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ कहा जा रहा है कि kx² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल हो तो। ऑलराइट, तो जो वास्तविक मूल होगा हम लोग जैसे इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो मूल जो होगा वास्तविक तभी होगा, 2 कंडीशन में होगा। जब 0 के बराबर में होगा तब वास्तविक हो सकता है, या जब 0 से बड़ा होगा डी का वैल्यू तभी वास्तविक हो सकता है। तो जो ये क्वेश्चन है इनमें क्या करते हैं हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि जब वास्तविक मूल कब होगा। तो जो kx² है यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा k, जो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 6 और जो c का वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में कितना, तो जो है 2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे d का वैल्यू निकालें तो यह हो जाएगा b² यानी कि 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा k और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 36 और प्लस में हो जाएगा 4 2 जा 8k हो जाएगा। और जो d है यह क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या इनके बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं k का वैल्यू निकालते हैं। जो k का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से 8k जो है यह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा किनके, तो जो है माइनस में 36k। तो जो k है यहाँ से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 36/8। तो 4 से कट रहा है 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यानी कि माइनस 9/2। तो जो k का वैल्यू है यह बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किनसे, तो माइनस 9/2 से। तो इसका आंसर जो है
यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। हम लोग अगेन देख चुके हैं कि इनका जो फॉर्मेट होता है यह किस प्रकार का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में हो जाता है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम इस फॉर्म पे इनको फॉर्मेट पे रखें तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में शून्यकों का जो योगफल है माइनस में 3 दिया हुआ है तो अगेन माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई ये होके प्लस में हो जाएगा 3x, और जो प्लस में जो गुणनफल है 2 में दिया हुआ है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यही इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो ऑप्शन नंबर ए है यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 का हल है। अगर हम लोग दूसरे समीकरण को लेके जो है इनको और फर्दर छोटा करें तो यह हो जाएगा x, 3 कॉमन लेके काट रहे हैं तो x, और हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2y और प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों एक ही समीकरण हो जाएंगे यानी कि एक ही यह रेखा पे होगा, सरल रेखा पे होगा। और जब यह एक ही रेखा पे होते हैं दोनों समीकरण तो इनको हम लोग बोलते हैं समपाती बोलते हैं, राइट। तो समपाती रेखा बोलते हैं, और समपाती रेखा जो होते हैं इनके क्या होते हैं, जो अनगिनत हल होते हैं, राइट। तो इनका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ कहा जा रहा है कि x इक्वल टू 9 का आलेख एक सरल रेखा होगा। तो x इक्वल टू 9 का आलेख हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन पे अगर हम इनकी स्थिति को देखें x और y, तो x पे मान लेते हैं यहाँ पे 9 आ रहा है, तो x इक्वल टू जो 9 है तो इन पे जो हम कोई एक रेखा खींचेंगे तो यह क्या होता है, y अक्ष के क्या हो जाता है, यह समानांतर हो जाता है, राइट, पैरेलल हो जाता है। इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी जो है इनमें क्या होता है, जो दूसरे टर्म यानी कि अगर हम कोई ले लेते हैं a1 a2 a3 a4, यह जो है एक समांतर श्रेणी में है, तो दूसरा टर्म माइनस पहला पद यानी कि a2 माइनस a1 जो है यह इक्वल टू होना चाहिए a3 माइनस a2 के। इसी तरह से यह क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं d यानी कि सार्व अंतर बोलते हैं। जो d है सबों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम इन सबों में देखें तो जो ऑप्शन नंबर केवल b है जहाँ पे जो d है सबों में सेम आएगा यानी कि 2a माइनस a यानी कि a हो जाएगा। अगेन जो है 3a माइनस 2a करेंगे तो अगेन a हो जाएगा। तो जो d सबों में सेम आ रहा है या केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे जो समांतर श्रेणी √18 √50 √98 का सार्व अंतर है, तो इनका d क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, d निकालने के लिए बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो √50 माइनस हो जाएगा √18। तो √50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 25 गुना 2, तो 25 से एक 5 आएगा तो बच जाएगा यहाँ पे जो है 5√2, और माइनस यहाँ पे 9 गुना 2 हो जाएगा तो 9 से 3 1 हो जाएगा बाहर, तो 3√2। तो 5√2 से 3√2 जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो 2√2 जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ कहा जा रहा है कि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस b का जो है मान क्या हो जाएगा। जब यह समांतर श्रेणी में होगा तो जो है दूसरे पद माइनस पहला पद यानी कि यहाँ से जो है a माइनस 5 जो है यह इक्वल टू हो जाएगा चौथा पद माइनस तीसरे पद के यानी कि 11 माइनस b के। तो b यहाँ पे माइनस में है, जब इनको हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा यानी कि a प्लस b जो है इक्वल टू हो जाएगा 11, और 5 यहाँ पे माइनस में था, इधर लाने के बाद यह प्लस में हो जाएगा। तो 11 प्लस 5 जो है यह हो जाएगा 16। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद क्या है। जो an का जो फॉर्मूला होता है यह इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको निकालना है a 8वां पद यानी कि a 8 जो है इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7d हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a हो जाएगा 21 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू जो है जब 18 से 21 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस में
3 हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 21 माइनस 7 या 21 0 हो जाएगा। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 इनमें कौन सा पद जो है यह 26 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो यह कौन सा टर्म होगा, यानी कि हम मान लेते हैं यह an इक्वल टू जो है 26 आ रहा है और an का फॉर्मूला हमको पता है कि ये क्या हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है हमको, जो a का वैल्यू यानी कि जो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है इनका वैल्यू हो जाएगा 26। सॉल्व कर लेते हैं इनको हम लोग। a का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देते हैं और d का वैल्यू जो है 5 से जब 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 26। अब यहाँ से इनको जब सॉल्व करेंगे तो 26 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 24 हो जाएगा और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3n माइनस हो जाएगा में 3 और 26 से जब 2 माइनस होगा तो हो जाएगा यह 24। अगेन 3n जो है इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 24 3 हो जाएगा 27, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 बार में, तो n का वैल्यू हो जाएगा 9 और जो आंसर है हमारा यह हो जाएगा 9वां पद इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। तो अगर हम प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल देखें तो यह हो जाता है n स्क्वायर। तो इनको हमको याद रखना है कि इनका जो फॉर्मूला हो जाता है यह हो जाता है n स्क्वायर हो जाता है। n विषम प्राकृत संख्या प्रथम n, तो यानी कि n की जगह पे जब हम लोग 9 रखेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर और इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 81 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आ जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि tn 2n प्लस 5 है तो t2 का वैल्यू क्या होगा। तो t2 यानी कि n की जगह पे क्या यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे जो n जहाँ पे है इसमें यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे। तो अगर 2 जब रखें यहाँ पे तो हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 9 और जो ऑप्शन नंबर सी है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का आ जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक माइनस में 2 और 3 है तो इनके जो है a और b के मान क्या होंगे। इनके जो शून्यक दिए हुए मान लेते हैं यह शून्यक अल्फा है और यह शून्यक जो है बीटा है। हम इसको क्या करते हैं उस फॉर्मेट में ले आते हैं जो कि द्विघात समीकरण का होता है जनरल फॉर्म, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। यानी कि हम माइनस में क्या करते हैं यहाँ पे क्योंकि अगेन जो है प्लस में दिया हुआ है तो हम माइनस को उस फॉर्म में लिखने के लिए माइनस लाना होगा यहाँ पे हमको। तो माइनस में हो जाएगा a प्लस 1 और जो है प्लस में हो जाएगा b। तो अब हम यहाँ पे देखें तो जो a प्लस 1 है या माइनस में यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि जो है शून्यक इनके दोनों दिए हुए हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो है यह वैल्यू हो जाएगा यानी कि माइनस a माइनस 1 जो है इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 और प्लस 3। तो यहाँ से जो है यह हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 3 और 2 प्लस में हो जाएगा 1 और यह 1 आके इधर अगेन प्लस में हो जाएगा 1 यानी कि जो a का वैल्यू है यह हो जाएगा माइनस में 2। तो एक जो है वैल्यू हमको निकल गया है किनका a का। अब निकालना है हमको किनका तो b का। तो जो b है बीटा है यह क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। राइट, अल्फा इंटू बीटा जो है इनका वैल्यू दिया हुआ है b। जो अल्फा और बीटा का देखिए यहाँ पे -2 और 3 तो -2 गुना 3 इनका वैल्यू हो जाएगा b यानी कि माइनस में 6 हो जाएगा b का आंसर। तो a हो जाएगा कितना -2 और b हो जाएगा माइनस में 6। तो जो आंसर है यह हो जाएगा -2 और -6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। यहाँ कहा जा रहा है कि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। जैसे ही अगर किसी भी बहुपद का कोई एक शून्यक पता हो यानी कि अगर x इक्वल टू 2 इनका एक शून्यक हो रहा है तो जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका एक गुणनखंड जो है यह क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। तो हमको याद रखना है कि अगर कहीं पे भी किसी वैल्यू पे अगर 0 हो रहा है तो उस वैल्यू को हम x से माइनस कर लेंगे, वही इनका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ कहा जा रहा है कि 5x माइनस 2y इक्वल टू -8 इनका एक हल जो है यह क्या होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले x के रूप में इनको लिख लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू हो जाएगा -8 और ये -2y इधर आके हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालें तो यह हो जाएगा -8 प्लस 2y अपॉन हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन से क्या करते हैं बारी बारी चेक कर लेते हैं कि किससे
जो है y का वैल्यू रखने पे x का वैल्यू ऑप्शन के अनुसार ही हमको मिल जाए। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें, y का वैल्यू अगर हम लोग -1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -8 प्लस 2 इंटू -1 यानी कि -2 हो जाएगा अपॉन 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -8 और -2 यानी कि -10 अपॉन 5 यानी कि -2, जो कि x के वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो जो आंसर है हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा बिंदु x = 3 के आरेख पर है। तो x = 3 जो है यहाँ पे y निर्देशांक हो जाएगा 0। तो इनका जो बिंदु हो जाएगा यह हो जाएगा 3 और 0। तो जो आंसर है हमारा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए a30 - a20 का वैल्यू जो है यह क्या होगा। तो a30 जो है यह इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो a30 इक्वल टू हो जाएगा a + 29d यानी कि n-1 यानी कि 30 का वैल्यू मतलब हो गया जो 29 -1 यानी कि 29t, और a20 का वैल्यू हो जाएगा कितना, a + 19t। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दोनों का अंतर, यानी कि जब इनको हम अंतर करेंगे माइनस करेंगे तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस होकर के कट जाएगा, 29 से 19 जाएगा तो बच जाएगा 10t। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका मान क्या हो जाएगा। तो d का वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे 10 गुना d का वैल्यू जो है 7 से जब 2 घटाएंगे तो यही d हो जाएगा, तो 5 बचेगा, यानी कि 10 गुना 5 हो जाएगा 50, और इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो आलेख जब भी समपाती होंगे तो इनके जो हल हैं यह क्या हो जाते हैं, अनगिनत हो जाते हैं, यानी कि इनका कोई अंत नहीं होता है, बहुत सारे हो जाते हैं। तो जो 30 है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं। तो इस कंसेप्ट को जरा हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज हमें दी हुई हो, राइट, अगर कोई भी दो त्रिभुज हमको दी हुई है और ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो, मान लेते हैं ABC और DEF, अगर ये समरूप होती है तो इनके जो अगर समरूप होगा, ऑलराइट, ये अगर समरूप है तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है, जो एरिया है ABC अपॉन जो एरिया है DEF, क्या होते हैं, इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। यानी कि ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम AB लें तो AB का संगत भुजा हो जाएगा कौन सा, DE हो जाएगा, AB अपॉन D, और इनका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू अगेन अगर दूसरा हम लोग संगत भुजा लें तो यह हो जाएगा BC अपॉन हो जाएगा EF, और इनका जो है यह हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से जो तीसरा भुजा है यह हो जाएगा AC अपॉन DF का स्क्वायर। तो इस तरह जो है ये समरूप त्रिभुज जो होते हैं इनकी यह प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे। तो संगत भुजा जो है यह क्या हो जाएंगे, इनके जो एरिया है इनके वर्गमूल के बराबर होंगे, यानी कि 196 जो है इनका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा, और जो है इनका वर्गमूल जो है यह हो जाएगा 13, यानी कि 14:13 के जो है यह हो जाएंगे बराबर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में कहा जा रहा है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो है वैल्यू यह क्या हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि tan 30 का वैल्यू जो है यह हो जाता है 1/√2। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो tan, हमको याद रखना है कि जो tan थीटा का जो स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना है कि tan स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। तो जब हम, चूंकि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा √3, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्रमशः 4:9 में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो क्षेत्रफल के अनुपात है यह उनके जो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इनकी भुजाएं दी हुई है 4 और 9, तो इनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो आंसर इसका जो है यह हो जाएगा 16:81 में जो है इनका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 16:25, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात जो है यहाँ पे क्या हो। अगेन जो है यहाँ पे चूंकि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो संगत ऊंचाई जो है यह भी इनका एक
जो भुजा की तरह ही काम करेगा, तो इनका जो है संगत ऊंचाई जो है इनके वर्गमूल के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 के स्क्वायर, यानी कि यह 4 हो जाएगा, अनुपात यह 5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा 4:5 जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का आ जा रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का जो वैल्यू है यह क्या हो जाएगा। तो सेक 45 का वैल्यू हो जाता है √2 और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि √2 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे कोसेक का भी वैल्यू जो है 45 में हो जाता है √2 इनका स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 यानी कि जो 4 है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आ जा रहा है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ इनमें PQ/XY इक्वल टू दिया हुआ है PR/XZ। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अब हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो दो त्रिभुज है इनका हम लोग फिगर बना के देखते हैं, राइट। और जो दूसरा त्रिभुज है यह है XY और Z। तो इनका हम लोग नाम ले लेते हैं, यह है PQ और R, और दूसरा जो है यह है XY और Z। तो हम यहाँ पे देखें, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो संगत भुजाएं हैं इनके अनुपात क्या हो जाते हैं, या जो है समान होंगे। यानी कि PQ राइट, PQ अपॉन XY यानी कि संगत भुजा हो गया, या अगेन PR यानी कि PR अपॉन XZ हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है कि इनके जो एंगल्स में क्या जो है समानताएं होंगी या किस प्रकार से वह समान होंगे। तो इनके जो संगत कोण है यह भी समान हो जाएंगे, यानी कि P जो है यह बराबर हो जाएगा किनके, X के। अगर कहीं पे दिया हुआ है कोण P इक्वल टू कोण X तो यह हो जाएगा सही। दूसरा देख कोण Q जो है यह बराबर हो जाएगा कोण Y के। तो Q जो है यहाँ दिया हुआ है कोण Z के, तो यह होना है नहीं, राइट, यह तो होगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे कोण R जो है यह बराबर हो जाएगा Z के। तो कोण R जो है यह हो जाएगा बराबर Z के, तो यह भी हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो आंसर है यह ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, A और C दोनों हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। यहाँ कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः दिए हुए हैं। तो इसमें एक भुजा का लंबाई दिया हुआ है, तो AB किसके बराबर होगा। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं, राइट, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके परिमाप का अनुपात जो होता है, इनकी पैरामीटर जो होता है, परिमाप जो हो जाएगा ABC, और जो दूसरा परिमाप जो है दूसरा PQR, यह क्या हो जाते हैं, इनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो जाते हैं, राइट। यानी कि यह हो जाएगा AB अपॉन जो हो जाएगा यह PQ हो जाएगा। इसी तरह से अगेन जो है BC अपॉन हो जाएगा QR। तो हमको क्या रखना है ध्यान हमेशा, जो अगर त्रिभुज संगत आ रहे हैं तो इनके परिमाप के जो अनुपात हैं यह क्या हो जाएंगे, भुजाओं, उनके संगत भुजाओं के केवल अनुपात के बराबर होंगे। और यही चीज हम लोग देखे थे जो क्षेत्रफल वाले सेक्शन में, अगर क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्षेत्रफल के अनुपात जो होते हैं यह भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्ग नहीं होना है, क्या कि परिमाप दिया हुआ है, तो केवल इनके अनुपात के बराबर होगा। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जो परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे 36/24 दिया हुआ है, इज इक्वल टू हो जाएगा, जो पहला जो त्रिभुज है ABC वाला है, तो ABC में यहाँ पे इनका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, AB का वैल्यू हमको निकालना है, तो यह ऊपर आ जाएगा। और PQ जो दूसरा त्रिभुज है PQR का, इनका दिया हुआ है 10। इनको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 8 से नहीं के 4 से 4 6 24 4 9 36। तो यह जो है AB का जो वैल्यू है यह इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 30 30/2 5 10, यानी कि यह हो जाएगा कितना, तो AB का वैल्यू जो है यह हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा। देखिए 5 × 3 जो है 15 के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर B जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, राइट, जब ये दोनों समरूप होंगे, उनको क्या ध्यान रखनी है, अगर यह दोनों समरूप आ रहे हैं तो जो कोण A है यह बराबर हो जाएगा कोण P के, संगत कोण हो जाएगा। कोण B जो है यह बराबर हो जाएगा कोण Q के, संगत कोण हो जाएगा। एंड अगेन जो कोण C है यह बराबर हो जाएगा किसके, तो कोण R के बराबर हो जाएगा। तो यह सब इनके संगत कोण हो जाएंगे, यानी कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C इज इक्वल टू कोण R। तो यह बहुत ही एक जो है महत्वपूर्ण
जो कंसेप्ट है इनको हमको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कौन ए का वैल्यू दिया हुआ है 47, राइट पता है, या 47 डिग्री दिया हुआ है। कौन आर जो है यहाँ पे आ रहा है, इनका वैल्यू दिया हुआ है 73 डिग्री। तो कौन बी पूछा जा रहा है, हमको यह निकालना है। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हो जाता है कितने, 180 के बराबर हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग 180 से माइनस कर लेंगे। तो 180 माइनस हो जाएगा 7 3 10 का 0 और 7 4 11 1 12 120 यानी कि हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जो है यह समरूप है त्रिभुज PQR के, और 2AB जो है यहाँ पे 2PQ के बराबर है। तो अब यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है, इससे पहले हम देखे थे यहाँ पे जो संगत कोण इनके बराबर हो रहे थे, तो इनके संगत भुजा जो है यह हो जाते हैं अनुपात में। तो AB का जो संगत भुजा है यह हो जाएगा PQ, और संगत भुजा को हम लोग टेंस टू यानी कि इस तरह से दोनों तरफ तीर लगा के दिखाते हैं, यानी कि AB जो है इनके संगत भुजा हो जाएंगे PQ। जिस क्रम में हम लोग यहाँ ले रहे हैं उसी क्रम में हम लोग यहाँ लेंगे। BC का संगत भुजा जो है यह हो जाएगा QR, यानी कि BC का जो संगत भुजा है यह हो जाएगा QR। और जो राइट A और C, AC का संगत भुजा जो है यह हो जाएगा क्या, तो P और R हो जाएगा, P और R हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो PQ है यह 2 BC के बराबर, सॉरी 2 AB के बराबर है, यानी कि जो PQ का वैल्यू है यह इक्वल टू है 2 AB। तो अब जो है यह इन सबों में फॉलो हो जाएगा। QR जो है यह हो जाएगा 2 BC, और जो PR है यह हो जाएगा 2 AC। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमको, QR के वैल्यू। तो QR का जो वैल्यू है यह 2 इंटू BC के बराबर हो जाएगा, और जो BC है यहाँ पे, और जो BC है इनका वैल्यू दिया हुआ है हमको 7। तो जब इनको 7 से गुना कर लेंगे तो 7 गुना 2 हो जाएगा 14, और इनका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में AD जो है वह परपेंडिकुलर है किनके, BC के, और AD इक्वल टू BD इक्वल टू 8 और BC इक्वल टू दिया हुआ 23 सेंटीमीटर। तो AC का जो है मान क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं त्रिभुज, इनका हम लोग नाम ले लेते हैं हम लोग A B और C। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो AD है यह BC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि A से एक कोई लाइन है जो कि इस BC पे 90 का एंगल बना रहा है, और यहाँ पे है D। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो BD है, राइट BD जो है यह 8 के बराबर है, और यह बराबर है किनके, तो जो AD के भी बराबर है। तो AD जो है इनके भी बराबर आ रहा है, फिगर में भले ही ना लग रहा हो या ड्रॉ किया गया है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि यह बराबर है। BC का वैल्यू दिया हुआ है 23, तो जो BC है ये पूरा का पूरा दिया हुआ है वैल्यू 23। तो 23 से जब 8 घटाएंगे तो DC का जो वैल्यू है यह आ जाएगा 23, 15 8 23, तो 15 आ जाएगा। निकालना है हमको, पूछा जा रहा है कि AC का वैल्यू क्या होगा। तो AC का वैल्यू यानी कि यह इस अगर त्रिभुज में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और कर्ण का जो वैल्यू है यह हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। जब इनको लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 289 हो जाएगा, और 289 जो है इक्वल टू हो जाएगा 17 के, और इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो C है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कहा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो हमको याद रखना है यह एक फॉर्मूला हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह इक्वल टू हो जाता है किनके बराबर, तो 1 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं जो परिधि होता है यह हो जाता है 2πr। अब कहा जा रहा है कि इनके परिधि से जो इसका व्यास है, व्यास का मतलब हो गया 2r, यह जो है 12 अधिक है, यानी कि यह क्या हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा। तो यह जो है 2πr की हो जाएगा बराबर। तो नेक्स्ट अगर हम जब इनको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 2 इंटू 22/7r, और यह 2r को भी हम लोग माइनस इधर कर लेते हैं, तो माइनस 2r अपन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 2 कॉमन लेकर के काट लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7r माइनस r बाय 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। जब इनको अगर हम सॉल्व करें तो 7 और 1 इनका जो एलसीएम है यह हो जाएगा 7। तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा 22r माइनस 1 को 7 और बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7r इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 22 से जब 7 माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 15r
इक्वल टू 7 इधर आके हो जाएगा गुना में, यानी कि 6 7 6 42। तो r का वैल्यू हो जाएगा 42/15, और 42/15 जो है 15 दूनी 30 और 15 28 यानी कि 2 पॉइंट हो जाएगा 8। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया हुआ है, उनकी परिधियों का अंतर दिया हुआ है, तो इनकी त्रिज्याओं का निकालना है हमको योगफल। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो पहले वृत्त है इनको हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या r1 है, यह हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और माइनस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 120। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो पाई ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो बच जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 120। अब यहाँ से r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 120/पाई। तो जो पहला चीज है यहाँ पे हमको यह निकल गया है, दोनों का स्क्वायर करके। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग जो दूसरा चीज दिया हुआ है परिधियों का अंतर, इनको सॉल्व करते हैं। तो परिधि इनका हो जाता है 2 r1 माइनस 2 r2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। यहाँ से 2 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा r1 माइनस r2 इक्वल टू हो जाएगा 20, 2 से काट लेते हैं 10 हो जाएगा। यानी कि जो r1 माइनस r2 है, r2 यह इक्वल टू हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी चीजें जो है यहाँ पे हमको r1 माइनस r2 का वैल्यू आ गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखना है अलजेब्रा का, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, और a प्लस बी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि r1 प्लस r2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा r1 माइनस r2 इज इक्वल टू हो जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इसी पे क्या करेंगे हम इनको रखेंगे। तो r1 प्लस r2 चाहिए हमको, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको इनका जो योगफल चाहिए। तो नो नेक्स्ट यहाँ से जो r1 प्लस r2 है इनका वैल्यू जो है ये गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 120/पाई और भागा हो जाएगा कितना 10 बट्टे जो है इनका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे पाई में हो जाएगा 10 जो है पाई हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग तो पास वाले को पास से गुना और दूर वाले को दूर से गुना, तो पाई पाई यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा 120/10 यानी कि 120/10 यानी कि हो जाएगा कितना तो 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। यहाँ कहा जा रहा है कि बिंदु 4P और 1 0 के बीच की दूरी 5 है, तो P का मान निकालना है। तो हमको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में जो डिस्टेंस होता है दूरी निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस p का स्क्वायर, और इनका वैल्यू दिया हुआ है कितना तो 5 दिया हुआ है। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो यह हो जाएगा 9 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो p का मान जो है 25 माइनस 9 हो जाएगा 16 और अंडर रूट हो जाएगा 16 यानी कि 4 के बराबर होगा। तो इसका आंसर है 4 बोले या फिर प्लस माइनस 4 बोले, तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब दो जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, अगर मान लेते हैं r1 और r2, तो हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं हम लोग 7 का स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि r1 जो है इनका वैल्यू हो जाएगा 5 और r2 का वैल्यू हो जाएगा 7। तो बोल रहे हैं यहाँ पे इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो यह हो जाएगा 5:7 हो जाएगा जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या होगी। इसको हम क्या करते हैं एक फिगर के माध्यम से बनाते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं पहले वृत्त, ऑलराइट, वृत्त का जो यह केंद्र है यह O है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है वृत्त के बिंदु P, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिंदु जो है यह P है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूरी पे डिस्टेंस पे, मान लेते यह जो है T है, तो 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी कि यह 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या किया जाता है एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है PT।
और यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो OT का लंबाई क्या हो जाएगा, यानी कि यह जो लंबाई है यह हमको निकालना है कि क्या होगा। और जो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 5, यानी कि इनको हम जब मिलाएंगे तो यह इनका त्रिज्या हो जाएगा 5 के बराबर। तो हमको निकालना है इनके जो है OT का लंबाई। तो यह एक प्रकार से देखें तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है यह इनके त्रिज्या से यानी कि वृत्त पर जो है समकोण का कोण बनाती है। तो यह इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 169 का वैल्यू हो जाएगा 13। और इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कहा जा रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 15:7, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो दो वृत्त है त्रिज्या दिया हुआ है हमको उनके अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात तो पाई आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि पाई तो कट ही जाएगा, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात बचेगा वो क्या बचेगा, केवल उनके त्रिज्या के वर्ग के बराबर, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो कुल मिला के यह हो जाएगा 225 अनुपात 49 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। कहा जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है यह क्या होगी। तो अगेन इसका भी हम लोग एक क्या करते हैं फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक वृत्त है और इस वृत्त का जो केंद्र है यह दिया हुआ है, मान लेते हैं O ले लेते हैं इसका केंद्र। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु A पर, ऑलराइट, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे A है और एक 4 सेंटीमीटर लंबाई जो है एक बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं और यहाँ से जो वैल्यू है यह 4 सेंटीमीटर की है, यह खींची जाती है। और किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो ये केंद्र जो है यह जो लंबाई है यह कितने की है 5 सेंटीमीटर की है, यह 4 की है। तो पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो अगेन सेम उसी प्रकार से यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें कि कर्ण इनका 5 हो जाएगा, लंब या आधार जो भी बोले 4 हो जाएगा। तो इनका जो वैल्यू है यह जब निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 9 बराबर हो जाएगा 3। तो इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 0 का मान क्या होगा। तो साइन 90 का जो वैल्यू है यह हो जाता है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगेन जो है कॉस का स्क्वायर जो है कॉस 0 का मान भी हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही होगा। तो इनका जो वैल्यू है अल्टीमेटली यह क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 50 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिभुज PQR में QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर, एक जो त्रिभुज है इसका हम नाम ले लेते हैं PQ और R। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो QR है तो QR को S तक बढ़ाया गया है, यानी कि इस भुजा को हम लोग क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं बिंदु S तक बढ़ा लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोण PRS, तो PRS यानी कि यह जो कोण है यह दिया हुआ है 120 डिग्री का, और कोण PQR जो PQR यह जो कोण है यह दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कोण QPR यानी कि यह जो कोण है इनका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे इस त्रिभुज को जब इस फिगर को एनालाइज करें तो यह जो कोण है इनका हो जाएगा बहिर्कोण हो जाएगा यानी कि बाह्य कोण हो जाएगा, और यह इनके दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो चूंकि यह 60 है तो यह भी 60 होना चाहिए, तभी यह जुड़ करके कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो कुल मिला के जो 50 क्वेश्चन है यह इस वीडियो में हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है। तो ये जो आंसर है इनका मैं PDF जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और उनके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट है इनका उसमें हम लोग जो नेक्स्ट 51 से लेकर के जो 100 तक के जो क्वेश्चन है इनको हम लोग देखने वाले हैं सर। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।